12th क्लास की फिजिक्स के चतुर्भुज बैच की लेक्चर्स की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम क्या है और कूलॉम ने यह नियम क्यों दिया, इसके बारे में आज के सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग चल रहे हैं जानने की कूलॉम्स लॉ है क्या। इससे पहले मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा। हम लोग क्या जानते हैं, अगर हमारे पास मान लो सजातीय आवेश है, सजातीय मतलब दो, अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस आवेश है, सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, सजातीय आवेशों के बीच में रिपल्सन होता है। मतलब इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। कौन सा बल लगेगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो विपरीत आवेश होते हैं, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, जो मतलब विपरीत आवेश होगा, जो कैसा आवेश होगा, विपरीत आवेश होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। मतलब यहाँ पर लगता है आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। इतनी बात समझ में आई आपको ना। हमें इतना पता था सजातीय आवेशों के बीच में कैसे आवेश, अगर आवेश सजातीय हैं, आवेश अगर सजातीय हैं भाई, कैसे आवेश हैं, सजातीय आवेश, सजातीय आवेश होंगे मतलब समान, चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, सजातीय होने चाहिए। दोनों अगर समान आवेश है तो समान आवेशों के बीच में क्या होगा, समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर विजातीय होंगे, कैसे होंगे, अगर विजातीय आवेश है भाई, विजातीय आवेश है, अगर आवेश विजातीय है मतलब एक प्लस है तो दो, एक माइनस है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, या ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, या ये माइनस है ये प्लस है, दोनों विजातीय आवेश हुए। तो विजातीय आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है बच्चों, आकर्षण बल लगता है। यहाँ लग गया आकर्षण बल। इतनी बात तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं और ये बात सबको पता होती है। हमें इतना पता होता है, अगर दो समान चार्ज, जो समान चार्ज या सेम नेचर के चार्ज पास पास आते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। अगर दो अपोजिट चार्ज पास पास आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर आवेश समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, अगर आवेश विपरीत होंगे तो आकर्षण बल उत्पन्न होगा। इतना तो पता चल गया कि समान चार्जेस जो थे, अगर ये समान चार्ज हैं तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसको इधर दूर भगाएगा, ये इसको भगाएगा। अगर विपरीत चार्ज होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, इधर आएगा ये इधर आएगा। बट हमें इतना तो पता चल गया है कि एक किसी बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा एक बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बट हमें ये नहीं पता था कि उस बल का मान कितना होगा, उस बल का मान कितना होगा ये नहीं कोई भी जान पा रहा था कि कितने बल से एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करेगा, या एक आवेश दूसरे आवेश को कितने बल से आकर्षित करेगा। इस बात का अंदाजा हमें नहीं था। हम केवल इतना जान रहे थे, अगर दो प्लस प्लस आवेश हैं तो एक दूसरे को किसी बल से, या हम इतना जानते थे अगर दो प्लस प्लस आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल से वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर माइनस माइनस आवेश है तो प्रतिकर्षण बल से वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। या प्लस माइनस आवेश है, प्लस माइनस आवेश है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण बल से एक दूसरे के पास आएंगे। या माइनस प्लस आवेश है तो भी आकर्षण बल से एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। बट उस बल का मान कितना होगा, इतना तो हम जान के कोई बल लग रहा है, जो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक है ना, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि आवेशों के बीच में वैद्युत बल काम करता है, आवेशों के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल काम करता है, इतना हमें पता चल गया। बट उस बल का मान कितना होगा ये कोई नहीं बता पा रहा था। उस बल का मान कितना होगा इस बात का हमें अंदाजा नहीं लग रहा था। यही सब सोचकर जो अपने कूलॉम जी थे, उन्होंने अपना लॉ दिया। क्या दिया, एक नियम दिया। उस नियम से हम किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, कैसे आवेश होने चाहिए, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि दो आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है। अगर आकर्षण बल लग रहा है तो कितना बल लग रहा है, कितने न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। अगर दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलॉम के नियम से, क्योंकि इन्होंने अपना एक नियम दिया। उस नियम से हमें एक ऐसा व्यंजक प्राप्त होगा, एक ऐसा सूत्र प्राप्त होगा जिससे हम किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कूलॉम ने क्या नियम दिया था। इरेज कर दें, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। देखो भाई, ये नियम अगर आपको लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशनल जो लॉ था न्यूटन जी का, अगर वो याद हो तो ये इसको याद करने में कुछ नहीं, सेम लॉ है, सेम
न्यूटन जी ने क्या बताया था, किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे ही कूलॉम जी ने भी बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा किन्होंने बताया, ऐसा कूलॉम जी ने बताया। एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही लिख कर आना है। सब लोग यही लिख देते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए 90+ चाहिए तो आपको एक लाइन और जोड़नी है। यह बल क्या होगा, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। जो बल काम कर रहा होगा, दोनों आवेशों के बीच में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों आवेशों को उनके एक्सिस पर रहेगी। मतलब यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। आपको ये भी लिख कर आना है। अब साथ में देखते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पर दो वर्ड आया हुआ है, एक है अनुक्रमानुपाती तथा एक है व्युत्क्रमानुपाती। समझते हैं इसको क्या होता है। अनुक्रमानुपाती इसी को बोलते हैं समानुपाती भी बोलते हैं। इसका मतलब है, जो यहाँ पर पूरा एक वाली लाइन पढ़ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण, कौन सा बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब जो बल का मान होगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा। तो इसका मतलब होता है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इनके बीच में फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब अगर दोनों आवेशों का मान बढ़ेगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। अगर दोनों आवेशों का मान घटेगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी घटेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं आएगी तो चलो हम इस पर अलग से सेशन बना देंगे, अलग से इस पर वीडियो बना देंगे। आज के लेक्चर में हम केवल इतना समझते हैं कूलॉम का नियम क्या है। आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये बता देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये लेक्चर लेंथी हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं। आज हम केवल ये समझते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे कि अनुक्रमानुपाती मतलब क्या था और व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या था। ठीक, इतनी बात आई समझ में। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या होने वाला है, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण आया जिसका मतलब ये है, आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें इससे मतलब नहीं है। उनकी वैल्यू कितनी है, उनका परिमाण कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, हमें उससे मतलब है। हमें प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर लिखना कि अगर दो आवेश Q1 और Q2, आप इसको लिख लेना। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है, दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। क्या बोला मैंने, दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर निर्वात में स्थित हैं। अब निर्वात में स्थित हैं, तब हम क्या करेंगे, उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। उनके बीच कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो देखते हैं। तो भाई, तो पहला है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और दूसरी लाइन क्या थी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं तो हमें मिलता है, लिख देना यहाँ पर, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमें कितना क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब भी हम समानुपात या अनुक्रमानुपाती जो भी नियतांक जो भी चिन्ह होता है इसको हटाते हैं तो एक हमें कांस्टेंट मिलता है। क्या मिलता है, एक कांस्टेंट। जब भी इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, स्मॉल k, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर आया ना। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इतना मिला। जहाँ पर जो K है, K को हम बोलते हैं, K है एक समानुपाती नियतांक बोलते हैं। K को बोलते हैं समानुपाती नियतांक। K एक समानुपाती नियतांक है, समझ रहे हो ना भाई। K क्या है, K एक समानुपाती नियतांक है। इसी को हम कूलॉम नियतांक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम नियतांक बोलते हैं। यही है अपना कूलॉम नियतांक। स्मॉल k क्या है, कूलॉम नियतांक है।
कौन सा नियतांक है? ये कूलॉम नियतांक है। और ये स्मॉल के होता है, ये बात याद रखना, ये स्मॉल के होगा, क्योंकि अभी आगे आपको एक के और मिलेगा, आप वहां कंफ्यूज हो जाते हो। वहां पर होता है अपना कैपिटल के होता है, इसको परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्मॉल के है, ये हो गया कूलॉम नियतांक। अब देखो यही क्या है, इस व्यंजक को हम ऐसे लिखेंगे, F इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, यही जो भी हमें प्राप्त होता है, यही क्या है, हम यहाँ लिखते हैं यही कूलॉम का नियम है। क्या लिखेंगे? यही कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है, ठीक है ना। अब देखो के का जो मान होगा, जो स्मॉल के होगा, इसका अगर एग्जाम में आता है कि आप कूलॉम का नियम क्या है तथा कूलॉम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करो, तो आपको केवल इतना करके आना है, इतना मैंने अभी तक लिखा है, इतना करके आना है और यहाँ पर लिख देना है यही कूलॉम का नियम है। बट जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे के का मान दो कारकों पर निर्भर करता है। क्या